नमस्कार दोस्तों, सजीत सिंप्लीफाइज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरबीएसई कक्षा 10 कंप्यूटर की पुस्तक सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा भाग 2 के अभ्यास प्रश्नों की पूरी सीरीज, जिसमें हम सभी अध्यायों के प्रश्नों को सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझेंगे। इस सीरीज का पहला अध्याय है अध्याय 1, एमएस एक्सेल का परिचय। इस वीडियो में हम इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में हल करेंगे, ताकि आपको परीक्षा की तैयारी में पूरी मदद मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल का परिचय और इसके अभ्यास प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक सुविधा फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। उत्तर है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग एमएस एक्सेल की एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से हम केवल निर्दिष्ट मापदंड अर्थात क्राइटेरिया के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें केवल वही डेटा दिखाई देता है जो निर्धारित शर्त को पूरा करता है और बाकी डेटा छिप जाता है। एक्सेल में फिल्टरिंग का उपयोग विशेष डेटा को जल्दी ढूंढने के लिए, बड़े डेटा में से जरूरी जानकारी देखने के लिए, डेटा को आसानी से एनालाइज करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला का उपयोग गणना करने के लिए होता है, जैसे जोड़ घटाव आदि। सॉर्टिंग का उपयोग डेटा को क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग में व्यवस्थित करने के लिए होता है, जैसे ए से जेड या छोटा से बड़ा। पिवट टेबल का उपयोग डेटा का सारांश अर्थात समरी बनाने के लिए होता है। इसके द्वारा हम डेटा का कुल, औसत, गिनती आदि आसानी से निकाल सकते हैं और डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्तर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक्सेल में डेटा को किसी निश्चित क्रम, जैसे आरोही असेंडिंग अर्थात छोटे से बड़ा या अवरोही डिसेंडिंग अर्थात बड़े से छोटा क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने शीट होते हैं? उत्तर है पुराने एक्सेल वर्जन्स जैसे 2007 और 2010 में 3 शीट्स होती थीं, लेकिन नए वर्जन्स में एक शीट होती है। अपनी पुस्तक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बे 3 होगा। अगला प्रश्न है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सच नहीं है? उत्तर है बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल की एक सुविधा है जिसके द्वारा शर्त के अनुसार सेल का फॉर्मेट बदला जा सकता है। इसमें फॉन्ट कलर, बॉर्डर और पैटर्न लागू किए जा सकते हैं तथा कंडीशन हटाई भी जा सकती है, लेकिन इटैलिक लागू करने वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से एक कॉलम में सबसे बड़ी 10 संख्याओं और सबसे छोटी 10 संख्याओं को अलग रंग द्वारा दर्शाने की प्रक्रिया देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी किया जा सकता है? उत्तर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक सेल की फॉर्मेटिंग, जैसे फॉन्ट, कलर, साइज को दूसरे सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर केवल फॉर्मेट कॉपी करता है, डेटा नहीं। ये टाइम बचाने में बहुत यूजफुल है। अगला प्रश्न है, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए? उत्तर है विकल्प ले का बराबर का प्रतीक। एम एस एक्सेल में सभी फॉर्मूलाज इक्वल चिन्ह से शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है, जो कुंजी आप वर्तनीय स्पेलिंग की जांच करने के लिए दबाते हैं? उत्तर है F7। एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की दबाई जाती है। ये गलत स्पेलिंग को दिखाता है और सही करने का विकल्प देता है। आइए अब अतिलघुतरात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या एमएस वर्ड में उन्नत स्वरूपण सुविधाएं, एडवांस्ड फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज होती हैं? उत्तर है हाँ, एमएस वर्ड में उन्नत स्वरूपण सुविधाएं होती हैं। एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज और कलर बदल सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं और पेज लेआउट भी बदल सकते हैं। इन सभी सुविधाओं की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बना सकते हैं। यहाँ पर आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने और फॉन्ट साइज को कम और अधिक करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल किसी वर्कबुक में कितनी वर्कशीट प्रदान करता है? 3 वर्कशीट। अपनी पुस्तक में इसका उत्तर एक्सेल के पुराने वर्जन के अनुसार दिया गया है। एक्सेल प्रत्येक वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस कमांड का उपयोग वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है?
सेव कमांड का उपयोग वर्कबुक को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इससे हमारा डेटा फ्यूचर में यूज करने के लिए सुरक्षित रहता है। शॉर्टकट की है Ctrl+S। अगला प्रश्न है, नेविगेशन बटन एक्सेल वर्कबुक में कहाँ प्रस्तुत होते हैं? नेविगेशन बटन वर्कबुक में नीचे बाईं ओर बॉटम लेफ्ट कोने में स्थित होते हैं। नेविगेशन बटन का उपयोग वर्कशीट को बदलने के लिए किया जाता है। इनकी मदद से हम एक शीट से दूसरी शीट में आसानी से जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हेडर्स और फूटर्स केवल किस व्यू में प्रदर्शित होते हैं? हैंडर्स और फूटर्स केवल पेज लेआउट व्यू और प्रिंटेड पेजों में दिखाई देते हैं। हेडर पेज के ऊपर दिखाई देता है और फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में टेक्स्ट और मान प्रविष्टियां सेल में किस ओर संरेखित अलाइन होती हैं? टेक्स्ट प्रविष्टियां बाईं ओर और नंबर प्रविष्टियां दाईं ओर संरेखित होती हैं। जब हम एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कोई नाम राम, तो ये डिफॉल्ट रूप से सेल के लेफ्ट साइड में अलाइन होता है। और जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे 100 या 500, तो ये सेल के राइट साइड में अलाइन होता है। ये एक्सेल का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। अगला प्रश्न है, गो टू डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए F5 कुंजी या Ctrl+G का उपयोग किया जाता है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के तहत गो टू विकल्प का उपयोग भी किया जाता है। गो टू डायलॉग बॉक्स MS एक्सेल की एक सुविधा है, जिसकी सहायता से हम वर्कशीट में किसी स्पेसिफिक सेल या लोकेशन पर जल्दी पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बटन वर्कशीट में टेक्स्ट प्रविष्टियों की वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसके लिए रिव्यू टैब में स्पेलिंग बटन या शॉर्टकट की F7 का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक और करेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में आप रो या कॉलम को क्यों हाइड करते हैं? अवांछित परिवर्तनों को रोकने या डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए रो या कॉलम को छुपाया जाता है। इससे वर्कशीट साफ और व्यवस्थित दिखती है। हिडन डेटा डिलीट नहीं होता, उसे बाद में अनहिड किया जा सकता है। आइए अब लघुतरात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। ये डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। MS एक्सेल की मदद से हम जोड़, घटाव, औसत, प्रतिशत जैसी गणनाएं आसानी से कर सकते हैं और चार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। इसका उपयोग स्कूल, ऑफिस, बैंक और बिजनेस में व्यापक रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड की MS एक्सेल के साथ तुलना करें। वर्ड मुख्य रूप से एक वर्ड प्रोसेसर है जिसका उपयोग पत्र या निबंध लिखने के लिए किया जाता है, जबकि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो संख्यात्मक गणना और डेटा विश्लेषण के लिए है। MS वर्ड का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लेटर, एप्लीकेशन और रिपोर्ट लिखना, जबकि MS एक्सेल का उपयोग न्यूमेरिकल डेटा यानी संख्यात्मक डेटा को दर्ज करने, गणना करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, जबकि MS एक्सेल में हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार MS वर्ड टेक्स्ट के लिए उपयोग होता है और MS एक्सेल डेटा और कैलकुलेशन के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, वर्कबुक और वर्कशीट को परिभाषित करें। वर्कबुक एक्सेल की पूरी फाइल होती है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट वर्कबुक का एक भाग होती है जिसमें रोज और कॉलम्स का ग्रिड होता है, जहां हम डेटा दर्ज करते हैं। सरल शब्दों में वर्कबुक एक बुक की तरह होती है और वर्कशीट उस बुक के पेज की तरह होती है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में लेबलिंग से आप क्या समझते हैं? कॉलम हेडिंग के अक्षर और रो हेडिंग की संख्याएं लेबल कहलाती हैं, जो वर्कशीट के शीर्ष और बाईं ओर दिखाई देती हैं। एक्सेल में लेबलिंग का सीधा अर्थ है डेटा को पहचान देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्स्ट या शीर्षक। सरल शब्दों में, जब आप एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं तो वह संख्याएं क्या दर्शा रही हैं, ये बताने के लिए आप जो नाम लिखते हैं उन्हें ही लेबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में आप एक नई शीट कैसे जोड़ दे सकते हैं? एक्सेल में नई शीट जोड़ने के लिए वर्कशीट के नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही नई वर्कशीट जुड़ जाती है। स्क्रीन के नीचे स्थित इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करके या किसी मौजूदा शीट पर राइट क्लिक करके इंसर्ट चुनकर भी नई शीट जोड़ी जा सकती है। यहाँ पर आप प्लस के निशान पर क्लिक करके और राइट क्लिक करके नई शीट को जोड़ना देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में नेविगेशन कुंजियां क्या होती हैं? नेविगेशन कीज का उपयोग वर्कशीट में कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड कीज। इन कीज की मदद से हम आसानी से वर्कशीट में मूव कर सकते हैं। इन कुंजियों के बिना बड़ी मात्रा में डेटा पर काम करना बहुत कठिन हो सकता है। मुख्य नेविगेशन कुंजियों के कार्य आप यहां से देख और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में मर्ज और स्प्लिट को समझाएं। मर्ज का अर्थ है दो या दो से अधिक सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना। इसका उपयोग हेडिंग को सेंटर में दिखाने के लिए किया जाता है। स्प्लिट का अर्थ है मर्ज्ड सेल को वापस अलग अलग सेल्स में विभाजित करना। यहाँ पर दो सेल को पहले मर्ज और फिर स्प्लिट करके दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में हेडर्स और फुटर्स बनाने के चरणों को समझाएं। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर हेडर और फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब आप पेज के ऊपर हेडर और नीचे फुटर में टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेडर पेज के ऊपर और फुटर पेज के नीचे दिखाई देता है। इसका उपयोग पेज नंबर, डेट और टाइटल दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एमएस एक्सेल में हेडर और फुटर को इंसर्ट करके दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, सॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं? एक्सेल में सॉर्ट करने के लिए चरणों को समझाएं। सॉर्टिंग का अर्थ है डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे आरोही क्रम असेंडिंग या अवरोही क्रम डिसेंडिंग। उदाहरण के लिए आप नाम को ए से जेड या अंक को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के चरण, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करें, फिर होम टैब पर जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑप्शन चुनें। इस प्रकार डेटा व्यवस्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फार्मूला को उपयोग करने के क्या लाभ हैं? एक्सेल में फॉर्मूलाज का उपयोग करने के कई लाभ हैं। एक्सेल का प्राथमिक उद्देश्य बुनियादी और जटिल गणितीय गणनाओं को सरल बनाना है। यदि डेटा में कोई बदलाव किया जाता है तो फार्मूला स्वचालित रूप से परिणाम को अपडेट कर देता है। साधारण वित्तीय, अंकगणितीय और सांख्यिकीय डेटा के अलावा एक्सेल बहुत जटिल समीकरणों को भी सरलता से हल कर सकता है। इनका उपयोग संख्यात्मक डेटा के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना जैसे अंकगणितीय कार्यों के लिए किया जा सकता है। यहाँ से आप कुछ बेसिक और लॉजिकल फॉर्मूलाज को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हेडर्स और फुटर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हेडर्स और फुटर्स दस्तावेज की पहचान करने और उसे व्यवस्थित रखने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हेडर जानकारी का वह हिस्सा है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ओके, फुटर जानकारी का वह हिस्सा है जो दस्तावेज के मुख्य भाग के नीचे प्रिंट किया जाता है। उपयोगिता, इनका उपयोग पूरे दस्तावेज में स्थिर जानकारी जैसे पृष्ठ संख्या, दिनांक, समय और फाइल का नाम दिखाने के लिए किया जाता है। हेडर्स और फूटर्स केवल पेज लेआउट व्यू और प्रिंटेड पृष्ठों पर ही दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, गो टू कमांड क्या है? गो टू कमांड का उपयोग वर्कशीट में किसी विशिष्ट सेल या सेल रेंज पर जल्दी से पहुंचने के लिए किया जाता है। ये बड़ी वर्कशीट में नेविगेशन को आसान बनाता है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। आइए अब निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सेल में जानकारी प्रविष्ट करने को विस्तार में समझाएं। एमएस एक्सेल में जानकारी वर्कशीट के सेल में दर्ज की जाती है। सेल, रो और कॉलम के मिलने से बनता है, जैसे A1, B2 आदि। एक्सेल में मुख्य रूप से तीन प्रकार की जानकारी दर्ज की जाती है। पहला, टेक्स्ट। टेक्स्ट यह नाम, विषय या हेडिंग के रूप में होता है, जैसे राम, क्लास, सब्जेक्ट आदि। दूसरा, नंबर, संख्या। यह गणना के लिए उपयोग होता है, जैसे 100, 500, 2500 आदि। तीसरा, ओके, फॉर्मूला। फॉर्मूला ये कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग होता है, जैसे बराबर A1+A2 जानकारी दर्ज करने के चरण। जिस सेल में डेटा दर्ज करना है उसे सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डेटा टाइप करें, एंटर की दबाइए। इस प्रकार एक्सेल में आसानी से जानकारी दर्ज की जा सकती है।
एक्सेल में डेटा इंसर्ट करने की पूरी प्रक्रिया को आप यहां से देख और समझ सकते हैं। इन तीनों अंकों को यहाँ फॉर्मूला के माध्यम से जोड़ा गया है। आप देख पाएंगे कि संख्याएं बदलने पर योग अपने आप बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं? इसे चालू करने के चरण बताएं। ट्रैक चेंजेस एक्सेल की एक सुविधा है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि किसने कब और क्या चेंज किया। ट्रैक चेंजेस चालू करने के चरण, रिव्यू टैब पर क्लिक करें, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन चुनें, हाईलाइट चेंजेस पर क्लिक करें, ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें। अब एक्सेल सभी चेंजेस को ट्रैक करेगा। अगला प्रश्न है, फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उपयोग है? इसके चरण बताएं। फाइंड का उपयोग किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए किया जाता है। रिप्लेस का उपयोग किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए किया जाता है। फाइंड करने के चरण, कंट्रोल प्लस एफ दबाएं, फाइंड बॉक्स में टेक्स्ट लिखें, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। रिप्लेस करने के चरण, कंट्रोल प्लस एच दबाएं, फाइंड वर्ड में टेक्स्ट लिखें, रिप्लेस विद में नया टेक्स्ट लिखें, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप यहां देख सकते हैं। यहां पर आरबीएसई को फाइंड करके सीबीएसई टेक्स्ट से रिप्लेस किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में सेल, रो और कॉलम को इंसर्ट करने के चरणों को समझाएं। यहां पर आप इस पूरी प्रक्रिया को देख और समझ सकते हैं। सेल इंसर्ट करने के चरण, सेल सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट ऑप्शन चुनें। रो इंसर्ट करने के चरण, रो नंबर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। कॉलम इंसर्ट करने के चरण, कॉलम सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, आप हेडर्स और फूटर्स के लिए मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं? हेडर और फूटर मार्जिन सेट करने के चरण, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें, मार्जिन ऑप्शन चुनें, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें, हेडर और फुटर मार्जिन सेट करें, ओके पर क्लिक करें। यहां पर आप इस पूरी प्रक्रिया को देख और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्टर और सॉर्ट ऑपरेशन को विस्तार में समझाएं। सॉर्टिंग डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिससे जानकारी को ढूंढना आसान हो जाता है। सबसे आम सॉर्ट अल्फाबेटिकल है जिसे आरोही या अवरोही क्रम में किया जा सकता है। फिल्टरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप केवल उसी डेटा को प्रदर्शित करते हैं जो आपके द्वारा निर्धारित मानदंडों, क्राइटेरिया से मेल खाता है। बाकी डेटा जो मानदंडों को पूरा नहीं करता वह अस्थायी रूप से छुप जाता है। फिल्टर किए गए डेटा के सबसेट को आप बिना मूल डेटा को बदले कॉपी, एडिट या प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में फंक्शन और फार्मूला के बीच में क्या अंतर होता है? फॉर्मूला एक समीकरण है जो सेल में मानों पर गणना करता है। एक्सेल में सभी सूत्र हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होने चाहिए। सूत्र साधारण, जैसे जोड़ना, घटाना या बहुत जटिल समीकरण हो सकते हैं। ओके। फंक्शन एक्सेल का प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। ओके। सूत्र उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया समीकरण होता है, जबकि फंक्शन जैसे एसयूएम, एवरेज, एक्सेल में पहले से बने हुए सूत्र होते हैं जिनका उपयोग गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्लिट पेंस और फ्रीजिंग पेंस द्वारा रो और कॉलम को लॉक करना समझाएं।
स्प्लिट पेन्स विंडो को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है ताकि विभिन्न हिस्सों की तुलना की जा सके। फ्रीज पेन्स डेटा को स्क्रॉल करते समय हेडिंग्स को स्थिर रखता है। यह रो या कॉलम को लॉक करता है। फ्रीज पेन के चरण, व्यू टैब पर क्लिक करें। फ्रीज पेन्स ऑप्शन चुनें। फ्रीज टॉप रो या फ्रीज फर्स्ट कॉलम चुनें। यहाँ पर आप इस पूरी प्रक्रिया को देख और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अध्याय एमएस एक्सेल का परिचय के सभी अभ्यास प्रश्नों को विस्तार से और सरल भाषा में समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस अध्याय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से रिवाइज अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आरबीएसई कंप्यूटर के सभी अध्यायों की तैयारी के लिए हमारे चैनल सरजीत सिंप्लीफाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।